हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डैम्पिंग फोर्स के बारे में बात की कि व्हाट इज़ डैम्पिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है वो हमने डिस्कस कर लिया। और डैम्पिंग फोर्स अवमंदन बल का जब प्रभाव पड़ता है किसी ऑसिलेटर पर तो उसका वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होता है वो पढ़ा। अब हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन ऐसे करेंगे कि मान लो कि अवमंदन बल की उपस्थिति में अगर डैम्पिंग फोर्स है वहाँ पे अगर कोई ऑसिलेटर ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, गति का समीकरण होगा, वो क्या होगा और गति के समीकरण के हल होंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे। लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। अवमंदन बल की उपस्थिति में, नहीं ऐसे नहीं, अवमंदित दोलन गति किसे कहते हैं? अवमंदन दोलन गति किसे कहते हैं? अवमंदन दोलन गति किसे कहते हैं? अवमंदन बल की उपस्थिति में कण की अवमंदन बल की उपस्थिति में कण की गति की व्याख्या कीजिए। अवमंदन बल की उपस्थिति में कण की गति की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में लिखो, व्हाट इज डैम्पिंग ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्पिंग ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक्सप्लेन the motion of an damping oscillator, explain the motion of damping oscillator। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन है अवमंदित दोलन गति, अवमंदित दोलन गति डैम्प्ड ऑसिलेशन, हेडिंग ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्पिंग फोर्स अगर वहां पर है, अगर अवमंदन बल है तो उसकी उपस्थिति में जो गति होती है उसको अवमंदन दोलन गति कहते हैं। तो लिख लो, लिखो, अवमंदन बल की उपस्थिति में, अवमंदन बल की उपस्थिति में, अवमंदन बल की उपस्थिति में, अवमंदन बल की उपस्थिति में की गई दोलन गति, अवमंदन बल की उपस्थिति में की गई दोलन गति अवमंदित दोलन गति कहलाती है, अवमंदित दोलन गति कहलाती है। when the oscillatory motion when the oscillatory motion when the oscillatory motion happens when the oscillatory motion happens in the presence of damping force, in the presence of damping force, in the presence of damping force, then in the presence of damping force, then this type of motion is called damped motion, damped oscillation. Then this type of oscillation is called damped oscillation, then this type of oscillation is called damped oscillation। हिंदी में लिखो आगे, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, सॉरी जब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, जब कोई दोलित्र माध्यम की उपस्थिति में दोलन गति करता है, जब कोई दोलित्र माध्यम की उपस्थिति में दोलन गति करता है, जब कोई दोलित्र माध्यम की उपस्थिति में दोलन गति करता है, जब कोई दोलित्र माध्यम की उपस्थिति में दोलन गति करता है तो उसका वेग व विस्थापन धीरे धीरे कम होने लगता है, वेग व विस्थापन धीरे धीरे कम होने लगता है।
इंग्लिश में लिखो, व्हेन एन ऑसिलेटर oscillates in a medium, then the phenomenon of damping happens. देखो क्या है, अपने को पता चल गया कि कोई अगर माध्यम के अंदर होगा तो डैम्पिंग होगा, और डैम्पिंग होगा तो मुझे गति का समीकरण निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है कि उस पार्टिकल का, उसका इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा, ठीक है, गति का। तो इसमें क्या होता है, दो फोर्स काम करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अवमंदित दोलन गति में दोलक पर दो बल कार्य करते हैं। अवमंदित दोलन गति में दोलक पर दो बल कार्य करते हैं। There are two forces on damped oscillator. देखो दो फोर्स काम करते हैं, एक जो फोर्स है वो तो है रीस्टोरिंग फोर्स। कोई भी पार्टिकल अगर ओसिलेशन करता है ना तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब प्रत्यानयन बल तो हमेशा लगता है। तो एक तो प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, एक तो ये लगेगा और एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा। प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग अभी बात करते हैं, इसकी पहले इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो लगेगा वो लगेगा डैम्पिंग फोर्स, अवमंदन बल, अभी पढ़ा ना, अवमंदन बल लगेगा और ये तो हमेशा लगता ही है। तो पहला तो ये लगेगा, तो इसके बारे में लिखो। दोलन गति में प्रत्यानयन बल दोलक पर सदैव कार्य करता है। प्रत्यानयन बल दोलक पर सदैव कार्य करता है, जो कि उसे माध्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इंग्लिश में लिखो, restoring force is always applied in oscillatory motion. Restoring force is always applied on the oscillatory motion. Restoring force is always applied on the oscillatory motion, in the oscillatory motion, always applied in the oscillatory motion. It tries to get back the oscillator in mean position, to get back the oscillator in the mean position. ऑसिलेटर को वापस मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है हमेशा। और जो हुक्स लॉ था उसके हिसाब से, हुक के नियम से, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हुक के नियम से, बाय हुक्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है -x के प्रोपोर्शनल होता है और F = -kx होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, पता है ना। और ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल को Fr से लिख देते हैं। पहले तो केवल एक ही फोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे Fr या कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब R से बता दिया कि हाँ ये फोर्स Fr से रिस्टोरिंग फोर्स है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है। दूसरा ये प्रत्यानयन बल हो गया, एक अवमंदन बल कार्य करता है, एक अवमंदन बल। दूसरा डैम्पिंग फोर्स, अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स।
डी लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ डी, वो है एफ आर, ये है एफ डी। लिखो अवमंदन बल क्या होता है, वेग के समानुपाती होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो लिखो अवमंदन बल 2 लीटर के वेग के समानुपाती, 2 लीटर के वेग के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है। अवमंदन बल 2 लीटर के वेग के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है। अवमंदन बल 2 लीटर के वेग के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है। इंग्लिश में लिखो द डैम्पिंग फोर्स इज अप्लाइड, द डैम्पिंग फोर्स इज अप्लाइड, द डैम्पिंग फोर्स इज अप्लाइड को हटा दो, द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर, द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर, इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर and it applies in the opposite direction of the velocity, in the opposite direction of the velocity, it applies in the opposite direction of the velocity। तो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, इसको डैम्पिंग लिख रहे हैं एफ डी, और यहाँ पर कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग लेमडा, ये वी होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। टोटल फोर्स, 2 फोर्स को मिलकर आएगा कुल बल, 2 लीटर पर कुल बल, 2 लीटर पर कुल बल, टोटल फोर्स ऑन द ऑसिलेटर, टोटल फोर्स ऑन द ऑसिलेटर, टोटल फोर्स ऑन द ऑसिलेटर एफ, वो आएगा एफ आर प्लस एफ डी। ठीक है, दोनों जो फोर्स है वो आ जाएंगे। एफ आर जो आएगा माइनस के आर के एक्स के इक्वल होता है, और ये जो होता है माइनस लेमडा वी के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये होता है एम ए माइनस के एक्स, और इसको लेमडा वी को डी एक्स बाई डी टी लिख दो क्या, चलो डी एक्स बाई डी टी लिख दो। आगे देखिए, एम ए को लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस लेमडा डी एक्स बाई डी टी। क्लियर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम से सबको डिवाइड कर दो तो इसमें एम कट गया, इधर आ जाएगा के बाई एम एक्स माइनस लेमडा बाई एम डी एक्स बाई डी टी। ऐसा है। इसमें देखिए आगे, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको इधर लेके आऊंगा तो लेमडा बाई एम डी एक्स बाई डी टी, इसको भी इधर ले आऊँ तो ये प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया। इसमें देखिए जो लेमडा बाई एम है इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट माना लेमडा बाई एम को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं 2r के इक्वल। r क्या है, कांस्टेंट है। 2r के इक्वल ही क्यों लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, a भी लिख सकते हो यहाँ पे, b कुछ r b x y z कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2r इसलिए लिया है कि आगे जाके इसका जो इक्वेशन बनेगा वो थोड़ा अच्छे तरीके से दिखता है, लिखने में आसान होता है, ध्यान रखने में, इसलिए 2r लिखते हैं। वो कैसे ध्यान रखने में आसान होता है वो आगे चल के पता चलेगा, आगे जब सोल्व करेंगे तब। लेकिन इसको 2r लिख देते हैं, कुछ जगह पर 2 गामा भी लिखते हैं, या कुछ और कुछ तरीके से लिख देते हैं, जैसे कुछ गामा भी लिख देते हैं ऐसे। मतलब हमारे को 2 इंटू कुछ समथिंग लिखना है। कई बुक्स में केवल r भी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने r किसको माना है या 2r किसको माना है, ये मेन चीज है। बाकी आप इसको x लिख दो, y लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। इसको 2r कर दिया। दूसरा k बाई जो m है ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर होता है। ओमेगा नॉट क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या हम लोग बोलते थे ना स्वाभाविक आवृत्ति, जिसको बोलते थे स्वाभाविक आवृत्ति।
नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो इसको ऐसे लिखो, d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये जो आया है ये अवकल समीकरण है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसका? ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ये समीकरण मिल गया इसका। जब अवमंदित दोलन गति होगी तो अवमंदित दोलन गति में उस पार्टिकल का, उस दोलित्र का इक्वेशन ये मिलेगा। डैम्पिंग ऑसिलेटर का जो इक्वेशन होता है, समीकरण ये है, अवमंदित दोलन गति का समीकरण, अवमंदित दोलन गति का समीकरण, अवमंदित दोलन गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये तो इक्वेशन ही बोला अभी आया है, अब इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, इसका हल भी निकालेंगे। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि अवमंदित दोलन गति क्या होती है, उसकी गति का समीकरण निकालिए, तो यहां तक करना है। व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेटर, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेटर। तो ये इक्वेशन तो ये आ गया, अभी तो समीकरण आया है। अब इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हल करने का मतलब है कि इसका x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि विस्थापन कितना होगा, ये कैलकुलेट करेंगे। विस्थापन, वेग, सारी चीजें निकालेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, सब बात करेंगे। लेकिन मेन जो मोटिव होता है वो x कैलकुलेट, मतलब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? तो ये अभी इक्वेशन आया है, इसको सोल्व भी करेंगे हम लोग। जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लेना। ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैंने पहली बार शायद इंपॉर्टेंट बोला होगा कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बल वाला, सेंट्रल फोर्स वाला और ये चैप्टर मिलके एक यूनिट है, थर्ड वाला। ठीक है? और इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा कुछ और बचा है। क्लियर है? इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी की चीज़ें, इसको सॉल्यूशन 3 तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है? ओके।